फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं दिलीप कुमार शर्मा आप सबका आप ही के चैनल में स्वागत करता हूं, जिसका नाम है फाइनेंशियल लिटरेसी। जैसा आपको पता है कि इस चैनल पे मैं ट्राई करता हूं कि मैं लोगों को एजुकेट कर पाऊं फाइनेंशियली, उनको समझ हो वो क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, कब खरीदना है, कब बेचना है। देखो, मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं, मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन जो भी मेरी थ्योरीज हैं, जो भी मैंने एनालिसिस किया है ओवर द ईयर्स, दैट इज़ समथिंग आई कैन शेयर विद यू। तो दोस्तों, अगेन मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जो एक पर्टिकुलर शेयर के बारे में, जिसके बारे में हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे दोस्तों। तो उससे आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा इस कंटेंट को शेयर कर दो दोस्तों। अब हम बात करते हैं इस कंपनी की। तो दोस्तों, जिस कंपनी की मैं बात करने वाला हूँ ये डाइवर्सिफाइड बिजनेस में इन्वॉल्व है, और अगर हम बात करें तो किस किस बिजनेस में इन्वॉल्व है उसकी बात करते हैं। तो पहला तो ये लेंडिंग का काम करती है, दूसरा ये इंश्योरेंस सेक्टर में, तीसरा ये असेट मैनेजमेंट का काम करती है, और चौथा ये अदर सर्विसेज में है दोस्तों। कंपनी के फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। तो मार्केट कैप जो है कंपनी की वो 42,332 करोड़ की है। इससे ये पता चलता है कि कंपनी जो है लार्ज कैप की है। करंट प्राइस 175 रुपये का। पी रेशियो की बात करें तो 16 का पी है ऑलमोस्ट। ROC 8.51 की और ROE 14% की। तो कंपनी NBFCs और इंश्योरेंस बिजनेस में है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये ROC और ये ROE मैनेजेबल है। अगर बिजनेस मॉडल की बात करें तो कंपनी का बहुत स्ट्रांग है। तो कंपनी भविष्य में ये जो बिजनेस मॉडल है, जिस मॉडल पे वो काम कर रही है, ये जो फंडामेंटल्स हैं दैट कैन बी चेंज फॉर श्योर। अब हम बात करें बुक वैल्यू की, तो दैट इज 84 रुपये दोस्तों। कुछ अब हम इसके बिजनेस मॉडल की बात करते हैं, कुछ ये बेसिक फंडामेंटल्स की बात करें, अब हम कुछ बिजनेस मॉडल की बात करते हैं। तो दोस्तों, ये जो कंपनी है ये होल्डिंग कंपनी है आदित्य बिरला ग्रुप की। फाइनेंशियल सर्विसेज जो बिजनेस है उसकी होल्डिंग कंपनी है। तो आदित्य बिरला ग्रुप की जितने भी फाइनेंशियल बिजनेसेस हैं सर्विसेज के, उसकी होल्डिंग कंपनी है आदित्य बिरला कैपिटल दोस्तों। अब मैंने आपको बताया डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, लेंडिंग का भी काम है, इंश्योरेंस बिजनेस भी है, एसेट मैनेजमेंट भी है, और अदर सर्विसेज भी है। तो इसके अंडर में जो मेन कंपनीज हैं दोस्तों आदित्य बिरला कैपिटल के अंदर, वो कंपनियों के मैं आपको नाम बताता हूँ वो क्या क्या करती हैं। तो एक आदित्य बिरला फाइनेंस है, एक आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस है, एक आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस है, एक आदित्य बिरला सन लाइफ AMC है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसके ऊपर म्यूचुअल फंड्स का प्रॉपर वीडियो है कि व्हाट आर द AMCs। तो यू जस्ट कैन गो फॉर दैट। और उसके बाद है आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि एक हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस भी है, एक फाइनेंस का बिजनेस भी है, एक हाउसिंग फाइनेंस का बिजनेस भी है, और उसके बाद सन लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस भी है, और उसके बाद AMCs भी है। AMCs में दोस्तों इनके अपने म्यूचुअल फंड्स हैं जहाँ पे पैसा आता है, इनफ्लो आता है, और जहाँ पे ये असेट को मैनेज करते हैं। इंश्योरेंस के थ्रू ये लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं, और फाइनेंसिंग के थ्रू हाउस लोन और कई तरीके के लोन से प्रोवाइड करते हैं, और स्मॉल एंटरप्राइज वगैरह को भी लोन देते हैं दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं रेवेन्यू स्प्लिट की कि एक्चुअली रेवेन्यू क्या है इनका, किस सेगमेंट से कितना रेवेन्यू आता है। तो दोस्तों, मैं कंपैरिजन करूंगा 18 और 21 के बीच में कि इनका रेवेन्यू किस तरीके से स्प्लिट हुआ है। तो अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस की बात करूं तो FY21 में 51% का रेवेन्यू है, और FY18 में ये रेवेन्यू जो है वो 11% का था। तो आप सोच सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट 5 टाइम्स के आसपास बढ़ गया रेवेन्यू लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में। बट अगर मैं यही बात करूं NBFCs की, तो वो अपोजिट है। वो FY21 के अंदर 27% का रेवेन्यू है वहाँ से, और वो 18 में 72% का रेवेन्यू था। तो इट मीन्स वहाँ से बिजनेस में ये जो NBFCs का बिजनेस है इसमें कहीं ना कहीं डाउनफॉल है। अब हम बात करें हाउसिंग फाइनेंस की, तो 6% का रेवेन्यू है FY21 में, और यही FY18 में 2% का रेवेन्यू था हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस में। असेट मैनेजमेंट की बात करूं तो 6% का रेवेन्यू है FY21 में, और FY18 में जो रेवेन्यू है दैट वाज 18%। तो वहाँ पे भी थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ है। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस की बात करूं तो उसमें 3% मतलब 21 में और 18 में सेम है। अगर मैं बात करूं इसका सिक्योरिटीज़ ब्रोकिंग का, क्योंकि इनके जो है डीमैट अकाउंट भी खुलवाते हैं, तो वहाँ पे 1% मतलब 18 और 21 में 1% है, दैट इज सेम। और हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस में जो 13% का रेवेन्यू था 18 में, नाउ इट बिकेम 6% ओनली। तो आप ये कह सकते हो कि ये थोड़ा सा जो अगर ये हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस है, ये जो मैंने आपको -30% बताया ये माइनस में है, और -13% से +6% हो गया हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस। तो इट मीन्स ये इस सेगमेंट में अच्छा काम कर रहे हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे अदर फाइनेंशियल सर्विसेज की, तो वहाँ पे 6% का माइनस में रेवेन्यू था FY18 में, और 21 में इट बिकेम 1% दोस्तों।
तो दोस्तों अब हम इसकी अगेन कुछ बात कर लेते हैं कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसा है। तो अगर हम बात करें तो इसकी जो सब्सिडरीज कंपनी है दोस्तों, वो नेशन वाइड अगर हम उनकी बात करें तो उनकी ब्रांचेज है 1250 ब्रांचेज है इनके पास, और मोर देन 2 लाख प्लस चैनल पार्टनर्स हैं और एजेंट्स हैं इनके। सब्सिडीज की बात कर लें तो दोस्तों जो मेन ये कंपनी है आदित्य बिरला कैपिटल, इसकी जो सब्सिडीज मेन जो इसकी कंपनीज मैंने आपको बताई, आदित्य बिरला फाइनेंस, आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस और आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसीज, मेजोरिटी में काम ये करती हैं दोस्तों। तो 31 मार्च अगर 2021 तक की बात करें तो इसके पास 19 सब्सिडरीज थी और 6 जो है वो फॉरेन सब्सिडरीज थी आदित्य बिरला कैपिटल के पास दोस्तों। अगर हम बात करें फिनटेक नेटवर्क की तो इन्होंने जो है 1400 फिनटेक ओवर द अक्रॉस द ग्लोब्स डेवलप किए हैं, मतलब बनाए हैं 1400 प्लस फिनटेक्स, और अभी ये जो काम कर रही है वो 50 प्लस फिनटेक्स के ऊपर काम कर रही है जो वेरियस फील्ड्स में हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि किस किस फील्ड्स में ये फिनटेक्स काम कर रहे हैं। तो पहला है एआई एमएल सॉल्यूशन, उसके बाद वॉइस टेक्नोलॉजीज, उसके बाद कन्वर्सेशनल यूआई यूजर इंटरफेस, उसके बाद डिजिटल केवाईसी, उसके बाद बायोमेट्रिक्स, उसके बाद हाइपर पर्सनलाइजेशन, उसके बाद सेल्स इंगेजमेंट। तो ये इस तरीके के बिजनेस में इन्वॉल्व है। अगर हम कंपनी की सेल्स की बात करें तो सेल्स में दोस्तों पहले 2015 की आपको बताऊंगा, उसके बाद 2023 की बताऊंगा। आपको ये देखना है सेल्स कैसे इंक्रीज हुई है दोस्तों। तो 2015 की बात करूं तो 2710 करोड़ की सेल्स थी इनके पास, और इट बिकेम 27,416 करोड़ की सेल्स इन 2023। तो आप ये बोलेंगे कि ऑलमोस्ट 8 to 9 ईयर्स के दौरान ये सेल्स जो है ऑलमोस्ट 10 टाइम्स हो गई दोस्तों। अब हम बात करेंगे प्रॉफिट की। प्रॉफिट में भी मैं सेम बताऊंगा, पहले बताऊंगा मैं 2015 का प्रॉफिट क्या था, उसके बाद 2023 में क्या प्रॉफिट है। 2015 में ये 309 करोड़ का प्रॉफिट था इनके पास, नाउ इट बिकेम 4824। इट मीन्स ये भी ऑलमोस्ट 10 प्लस टाइम से बढ़ गया है प्रॉफिट। तो आप सोच रहे हो जिस बिजनेस सेगमेंट में आदित्य बिरला कैपिटल है उसमें प्रॉफिट वाइज और सेल्स वाइज 10 टाइम्स प्लस की इंक्रीमेंट है, दैट इज गुड पॉजिटिव फॉर द कंपनी। अगर मैं ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करूं तो 27% के ऑपरेटिंग मार्जिन हैं इसके पास, तो मैं बोलूँगा कि अच्छे मार्जिन हैं इसके पास। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की अगर मैं बात करूं 5 ईयर्स की तो वो 19% की है, 5 ईयर्स की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, और जो प्रॉफिट है वो 29% का है। तो अगर मैं बात करूं तो 29% का कंपाउंडेड प्रॉफिट CAGR 5 ईयर्स का 29%, दैट इज नॉट समथिंग यू कैन नॉट एक्सेप्ट, मतलब ये एक्सेप्टेबल नहीं है, मीन्स ये अच्छा प्रॉफिट माना जाएगा, डिसेंट प्रॉफिट माना जाएगा। कंपनी में प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है, जैसा हम कहते हैं कि डिसेंट होल्डिंग मानी जाती है 50+% की होनी चाहिए, लेकिन आदित्य बिरला कैपिटल में दोस्तों प्रमोटर की होल्डिंग है 71%। दैट इज अनदर पॉजिटिव फॉर दिस कंपनी। FIIs की बात करें तो FIIs अपनी स्टेक बढ़ाते हुए इसमें कंपनी में अभी उनकी स्टेक जो है वो 7.32% की है, और DIIs की स्टेक 7.85% की है, और पब्लिक की अगर हम स्टेक की बात करें तो 13.80 की स्टेक है। तो दोस्तों ये था इसका, मैंने आपके फाइनेंशियल्स भी इसके डिस्कस कर लिए, इसके बिजनेस मॉडल भी डिस्कस कर लिए। अगर मैं इसके पियोथ्रोस की स्कोर की बात करूं तो दैट इज़ 5। तो एक्चुअली क्या होता है पियोथ्रोस की स्कोर में दोस्तों, हम जो है लास्ट ईयर टू दिस ईयर ही कंपैरिजन करते हैं, बट ओवर द ईयर्स कंपनी की कैसी ग्रोथ रही है वो पियोथ्रोस की स्कोर में नहीं आती है। 5 है, आप कह सकते हैं फाइनेंशियली थोड़े से वीक हो सकते हैं, बट अगर आप ओवर द ईयर्स प्रॉफिट और सेल्स में देखेंगे और ऑपरेटिंग मार्जिन देखेंगे तो पियोथ्रोस की स्कोर जो है आने वाले समय में जिस तरीके के बिजनेस मॉडल में ये है दैट कुड बी चेंज्ड फॉर श्योर। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा जिस तरीके के बिजनेस में इन्वॉल्व है, आपको पता है कि NBFCs का फ्यूचर क्या है। अगर हम बात करें जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर हैं उनका मेजोरिटी में पैसा जो है वो NBFCs में ही लगाते हैं, क्योंकि आपको पता है किसी भी कंट्री को ग्रो करने के लिए दे नीड मनी, और मनी का जो सोर्स है वो NBFCs हैं, बैंक्स हैं और माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं, यहीं से पैसा जनरेट होता है मेजोरिटी में। उसके बाद सिंस द कोरोना काल के लोग इंश्योरेंस सेक्टर में उनकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो गई है। आपको पता है बीमारी जो है इस टाइम पे डायबिटीज़, कैंसर, हार्ट अटैक्स, उनके जो नंबर्स हैं बहुत बढ़ गए हैं, तो हेल्थ इंश्योरेंस इज़ मस्ट दीज डेज। तो दोस्तों जो इनका जो बिजनेस मॉडल है ना दैट इज़ सो स्ट्रॉन्ग, दैट इज़ वाई आई एम जस्ट मीन्स कवरिंग दिस कंपनी इन अ डिटेल्ड एनालिसिस। और जैसा मैंने आपको बताया AMCs, तो आपको पता है दोस्तों शेयर मार्केट में ज़्यादातर लोग डायरेक्टली अपना पैसा नहीं लगाते हैं, दे गो विद
वाया म्यूचुअल फंड्स और उन्होंने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स रखे हुए हैं, वो उनके पैसे को या उनके पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं। तो दोस्तों आने वाले समय में अगर अवेयरनेस फैलती है तो ज़्यादा से ज़्यादा डीमैट अकाउंट खुलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा SIPs होंगी, तो इनका जो AMC बिजनेस है वो ग्रो कर सकता है आने वाले समय में। तो दोस्तों मैं यही चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस कंटेंट को शेयर करें दोस्तों। और इससे मैं मोटिवेट होता हूँ, इससे मैं और भी डिटेल एनालिसिस वीडियो बना पाऊँ आपके साथ। दोस्तों मेरी कोशिश ये है कि एक वीडियो एटलीस्ट बनाई जाए। मैं ऐसा नहीं है कि 20-25 कंपनियों का जो है एक साथ आपको बता दूं और ये कंपनी में आप ऐसा कर लो, इस कंपनी में आप वैसा कर लो, क्योंकि देखो पोर्टफोलियो में कम से कम 15 से 17 कंपनियां बहुत होती हैं जो मुझे लगता है। उससे ज़्यादा अगर आप कंपनियां रखते हो तो मुझे लगता है अगर आपकी कंपनीज बढ़ेंगी भी तो उस लेवल का रिटर्न आप नहीं कमा पाएंगे जिस लेवल का रिटर्न आप सोचते हैं पैसा लगाने से पहले दोस्तों। तो दोस्तों यहीं मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। थैंक्स अ लॉट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब